हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप जनरल नॉलेज वाले सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ेंगे सेट नंबर 7 को। उम्मीद करते हैं आज का सारा वीडियो सभी लोग देखे हुए हैं कंप्यूटर का, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आज वीडियो अपडेट इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोग के लिए फ़ायदा हो जाए, एग्जाम में आप लोग को क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज़्यादा सुविधा हो जाए, ठीक है। तो शुरू करते हैं फटाफट हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो जो लोग चैनल पर नए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, वीडियो देखते रहते हैं, ठीक है। लाइक भी करें। आप लोग लाइव चैट पे क्लिक करके आंसर जरूर किया करें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग किस तरह कर पा रहे हैं। हो सकता है आप लोग को सारा आंसर पता हो, लेकिन आप लोग का एक रिवीजन हो जाएगा। हो सकता है कुछ एक आध क्वेश्चन आप नहीं जानते हो जिसके बारे में आपको पता चल जाए और वही एग्जाम में आ जाए, तो आपके लिए तो फायदेमंद होगा, ठीक है। तो चलते हैं। उम्मीद करते हैं अगर वीडियो अच्छा लगेगा। क्वेश्चन ऐसा मैंने इंक्लूड किया है कि आप लोग लास्ट तक देखोगे तो आप लोग खुद समझ जाओगे। टोटल क्वेश्चन का संख्या मैंने लिया है आज का 62, ठीक है। आप लोग समझ जाओगे कि मैं किस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हूँ और कितना भी इंपॉर्टेंट। आप लोग बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे जिसमें आप लोग समझ सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन कितना बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है बताना है। घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होता है अपकेंद्र बल, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है, ठीक है। चाबी में भरी, ठीक है, चाबी में भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। जो घड़ी में चाबी हम लोग भर देते हैं उसमें कौन सा ऊर्जा होता है। स्थितिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा होता है। बताना है फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करके। तो ये होती है स्थितिक ऊर्जा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयन द्वारा या नाभिकीय संलयन द्वारा। सबको पता ही होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वायुमंडल में बादलों को तैरने का क्या कारण है। दाब है, घनत्व है, ताप है या वेग है। तो जो डेंसिटी के हिसाब से वो बादल तैरते रहते हैं, ठीक है। वस्तु की मात्रा बदलने पर, अगर अमाउंट उसका बदल दें, मात्रा बदल दें, ठीक है, क्वांटिटी बदल दें अगर, तो क्या चीज अपरिवर्तित रहेगा। आयतन अपरिवर्तित रहेगा। आयतन तो डेफिनेटली बढ़ेगा, द्रव्यमान भी बढ़ेगा, भार भी बढ़ेगा। लेकिन घनत्व जो होता है, अगर वो किसी 1 kg का घनत्व उतना है तो 2 kg का भी घनत्व उतना ही होगा, क्योंकि उसमें कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल में तैरना न्यूटन के किस गति के नियम के कारण संभव है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ये सभी सबको पता है। तृतीय नियम के कारण होता है। एंगस्ट्रम क्या चीज मापता है बताना है। तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति या समय। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ मापने के लिए जो उसका ऐसा यूनिट होता है वो एंगस्ट्रम होता है। एंगस्ट्रम को ए करके यहाँ पे 0 लिखा गया रहता है, ठीक है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, किस परिघटना का क्या कारण है। इस परिघटना का बताना है क्या कारण है। श्यानता है, ठीक है, जिसको विस्कोसिटी कहा जाता है, गुरुत्वीय त्वरण है, पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरफेस टेंशन। 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है बताना है। 750 वाट, 600 वाट, 334 वाट या 746 वाट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 746 वाट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बर्नौली प्रमेय आधारित है किस चीज पे। ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण पर। बर्फ का दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा बताइए। अगर बर्फ का दाब बढ़ जाएगा तो उसका गलनांक घटेगा, बढ़ेगा या शून्य होगा या कोई भी चेंज नहीं हो जाएगा। तो उसका गलनांक क्या हो जाता है, वो घट जाता है। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है। 65 डिग्री, 95 डिग्री, ठीक है। ये सब फारेनहाइट में है, समझिए। डिग्री सेल्सियस में कभी ये नहीं होगा, ठीक है। फारेनहाइट में तो 98 होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, ठीक है। ईथर है, बेंजीन है, पारा है, पानी है। तो सबको पता है कि एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड अवस्था में रहता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो रूम टेम्परेचर पे जो लिक्विड अवस्था में रहता है वो सिर्फ पारा ही है, यानी जिसको मरकरी हम लोग कहते हैं। ठोस कपूर से, ठीक है, कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया। कपूर हम लोग जलाते हैं तो देखते हैं कि उसमें लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, वो डायरेक्ट क्या होता है, इवोपोरेट हो जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, पिघलना कहते हैं। तो उसको क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, जिसको उसको क्या कहेंगे, सब्लिमेशन इंग्लिश में कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ध्वनि तरंगों की प्रकृति किस प्रकार होती है। अनुदैर्ध्य होती है, अप्रगामी होती है, अनुप्रस्थ होती है या विद्युत चुंबकीय होती है। तो वो क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग होती है, जितने भी ध्वनि तरंगें होती है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस चीज में होती है। जल में, वायु में, निर्वात में या इस्पात में। बताइए फटाफट आंसर करके कमेंट बॉक्स में।
वो इस्पात में होती है, मेटल में होती है, ठीक है। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण। तो देखिए वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्लेक्शन जिसको हम लोग अपवर्तन ये परावर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब प्रकाश लाल, हरा और नीला तीनों को समान अनुपात में मिलाते हैं, यानी रेड ग्रीन ब्लू आरजीबी जिसको बोलते हैं, अगर समान अनुपात में मिला देंगे तो वो बन जाता है किस कलर का? व्हाइट कलर का बनता है, यानी सफेद बन जाएगा। कैमरे में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? उत्तल, वर्तुलाकार या समान मोटाई का या अवतल? उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जो भी होता है कैमरे में, हमारे आंख की भांति ही होता है। नेत्रदान में, ठीक है, जो नेत्रदान करते हैं उसमें आंख का कौन सा हिस्सा दान किया जाता है? लेंस किया जाता है, कॉर्निया किया जाता है, पूरा आंख किया जाता है या रेटिना किया जाता है? तो वो कॉर्निया सिर्फ दान किया जाता है, ठीक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया निकट दृष्टि दोष को कहेंगे, ठीक है, वर्णवार्ता कहेंगे, दूरदृष्टि दोष कहते हैं, या इनमें से कोई। तो देखिए मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। अब देखिए निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है कि उसमें सिर्फ निकट का ही वस्तु दिखेगा। ऐसा नहीं है कि निकट दृष्टि दोष लिखा है इसका मतलब निकट का वस्तु नहीं दिखेगा, ये थोड़ा ऑपोजिट होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब सिर्फ निकट का वस्तु दिखेगा, और निकट के लिए हम लोग अवतल दर्पण का यूज करेंगे, दूर के लिए अवतल लेंस का यूज करेंगे, दूर के लिए उत्तल लेंस का यूज करेंगे। और दूर दृष्टि दोष को, ठीक है, जो दूर दृष्टि होता है उसमें सिर्फ दूर का वस्तु ही दिखाई देता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन के बुलबुले के चमकीले रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण, विक्षेपण के कारण, विवर्तन के कारण, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन जो होता है उसी के कारण होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण ये होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस कलर में होता है? ठीक है, नीले में होती है, लाल में, पीला में, हरा में। तो देखिए जहाँ पे ऊर्जा का बात आ रहा है, एनर्जी का बात आ रहा है, ठीक है, वहां पे सबसे ज्यादा वो नीला कलर में एनर्जी होता है। लेकिन अगर वेवलेंथ का बात करें तो सबसे ज्यादा होता है रेड कलर में, ठीक है, रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। लेकिन वर्ण विक्षेपण का बात करें तो सबसे ज्यादा नीला कलर का होता है। जल में वायु का बुलबुला किस भांति व्यवहार करता है? किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण बताना है। तो ये अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार करेगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तारे के रंग से तारे का क्या पता लगता है? बताना है। तारे के रंग से तारे का क्या पता चलेगा? तारे की दूरी, तारे का ताप, तारे का भार या तारे का आकार? तो जो भी तारा का जो टेम्परेचर होता है, किसी भी स्टार का टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो उसके कलर से पता चलता है ये चीज। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए, ठीक है, अबिंदुकता में कौन सा लेंस यूज किया था? ये पूछ रहा है क्वेश्चन। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, सिलेंड्री लेंस जिसको सिलेंड्रिकल लेंस बोला जाता है, ठीक है, या बाइफोकल जिसको द्विफोकसी लेंस बोला जाता है। तो देखिए अबिंदुकता के जो भी शिकार होते हैं उनके लिए बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष जहाँ पे होता है, ये देखिए चारों का मैं बता दे रहा हूँ। अवतल निकट दृष्टि दोष में जिसको, ठीक है, निकट दृष्टि दोष में यूज करेंगे। उत्तल लेंस का दूर दृष्टि दोष में सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है वो अबिंदुकता के शिकार जो लोग होते हैं उसमें यूज करेंगे। और द्विफोकस लेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जरा दृष्टि दोष जिनको हो जाता है वहां पे बाइफोकल लेंस का यूज किया जाता है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट है शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल, द्वितीय सेल, तृतीय सेल। तो देखिए दो तरह का सेल होता है, प्राथमिक और सेकेंडरी। प्राथमिक सेल वह होता है जिसको एक बार अगर वो चार्ज है, उसमें चार्ज करने का कारण क्या होता है, उसमें एनर्जी स्टोर रहता है केमिकल के फॉर्म में। जब वो पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है फिर उसको चार्ज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है, तो उसको प्राथमिक सेल कहा जाता है जिसको एक बार ही यूज किया जा सकता है। लेकिन जो द्वितीय सेल होता है वो क्या होता है, बार बार रिपीट हम लोग यूज कर सकते हैं उसको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राथमिक सेल। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? लॉर्ड लिस्टर ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। पतंग उड़ाते समय तड़ित चालक का प्रयोग किया था, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, विद्युत मोटर यानी इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा यानी जिसको हम लोग एसी बोलते हैं, ठीक है, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे एसी से डीसी में यानी डिश धारा में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जब एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जाता है तो वहां पे रेक्टिफायर का यूज किया जाता है। और जब डीसी से एसी, तो हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को एक इन्वर्टर लेना है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टर कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित रहती है, जो ड्राई सेल अभी मैंने बताया जो कि प्राइमरी सेल था, उसमें किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहता है? तो मैंने बताया कि केमिकल एनर्जी यानी रासायनिक ऊर्जा होता है,
ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो लिखिए सर कि समझ में आ रहा है, क्लियर है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया? चैडविक ने किया, एंडरसन ने किया, न्यूटन ने किया या गैलीलियो ने किया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो पॉजिट्रॉन का खोज किया था वो एंडरसन ने किया हुआ था। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल को हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए D2O कहा जाता है। यहाँ पे भी क्लियर हो गया कि भारी जल का अगर फॉर्मूला है वो D2O कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या रिएक्टर में यूज किया जाता है, किसके फॉर्म में यूज किया जाता है? शीतलक के, नियंत्रक का या मंदक का या परिरक्षक का? तो ये मंदक के रूप में D2O का यानी भारी जल का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया गया है? स्टीफन हॉकिंग ने किया हुआ है, गैलीलियो ने किया हुआ है, ग्राहम बेल ने किया है या इसमें से कोई नहीं? तो माइक्रोफोन का जो आविष्कार किए थे वो किए थे कौन? ग्राहम बेल। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो वो जिसको जो भाग लेते हैं उसको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, जिसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, क्या होता है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जब हम लोग सांस लेते हैं क्या होता है? ध्यान से सुनिए, जो हम लोग फूड ऑब्जर्व करते हैं, जो हम कंज्यूम करेंगे, ठीक है, अपना इंजेक्शन करते हैं फूड को, वो फूड ऑक्सीजन के हेल्प पे जब रेस्पिरेशन किया जाता है वो ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज होता है। और जहाँ पे भी ऊर्जा मुक्त होता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहता है। और जहाँ एनर्जी मुक्त न हो, अवशोषित हो जाए, वहाँ पे क्या करेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऊष्माशोषी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाता है? यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, श्वसन का बात हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ डाइजेशन का बात आ जाए कि डाइजेशन किस तरह का अभिक्रिया है, तो वो एक रेडॉक्स रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है वो। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या अन्य एसिड? तो सबको पता ही होगा, लैक्टिक एसिड पाया जाता है दही में, या दूध में भी पाया जाता है। दूध में तो खैर यहाँ पे दही का बात किया जा रहा है, और दूध में भी अगर हम कह दें तो भी पाया जाता है। ठीक है, और जो दही, दूध से दही जब बनाया जाता है उसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के हेल्प पे बनता है। निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? सबसे ज्यादा एसिडिक क्या होता है बताना है। तो देखिए 7 है, यहाँ पे 8 है। जो पानी का जो क्लीन वाटर होता है उसका वैल्यू क्या होता है? 8, जो कि क्या होता है? एक न्यूट्रल होता है। 8 से अगर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे 14 तक आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा? ये जितना भी सब्सटेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? वो बेसिक नेचर का होगा। और 8 से नीचे आएंगे तो वो किस प्रकार हो जाता है? वो एसिडिक हो जाता है। और जितना ही नीचे आएंगे उतना ही वो क्या होगा? एसिडिक नेचर। जितना ही ऊपर जाएंगे वो सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का होता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो एसिडिक नेचर का होता है वो होता है पीएच, जिसका वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 पे उतना नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी और लिटमस क्या होता है? ये एक नेचुरल एजेंट है जो क्या हेल्प करते हैं? एक तरह का ये इंडिकेटर है। इंडिकेटर का यूज किस लिए हम लोग करेंगे कि कोई भी सब्सटेंस का बताना है कि वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, तो लिटमस या हल्दी का यूज किया जाता है, जो कि एक नेचुरल क्या होते हैं, किस प्रकार के वो सूचक होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, वो एक नेचुरल होते हैं यानी प्राकृतिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथेनोइक एसिड, टर्टरिक एसिड, लैक्टिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टर्टरिक एसिड, ऑप्शन बी। उपचयन, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? अपचयन। अपचयन यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो रिएक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी कहते हैं, उस रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, अवक्षेपण या ऊष्माक्षेपी कहते हैं। तो सबको पता ही होगा कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स बन जाता है वो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, मेथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड? तो जो सिरका की बात किया जाए तो वहां पे एसिटिक एसिड होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। देखिए नींबू का रस खट्टा होता है तो डेफिनेटली उसका वैल्यू क्या होगा? 7 से नीचे ही होना चाहिए। और ज्यादा खट्टा होता है तो सबसे क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। ये सब चीज पे भी ध्यान होता है, ध्यान देना चाहिए कि कौन सा चीज कितना खट्टा होता है। ज्यादा खट्टा है तो उसका पीएच वैल्यू बहुत ही कम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस प्रकार का उपचार करना लाभकारी है? अब देखिए जो डंक मारती है मधुमक्खी या चींटियां जो काट लेती हैं उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। तो देखिए अगर यहाँ पे हमारे पास एसिड है और प्लस उसी अमाउंट अगर हम लोग बेस इसमें मिला दें, एसिड और बेस मिलके क्या बन जाता है? ये न्यूट्रल बन जाता है। ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जो मधुमक्खी काटी, डंक मारी आपको, उसके पास फॉर्मिक एसिड है, आपके ब्लड में चला गया, कौन सा? आपके शरीर में चला गया एसिड चला गया।
तो अगर हम लोग न्यूट्रल करें तो बेस मिलाना पड़ेगा, तो इसमें से बेकिंग सोडा जो होता है वो बेस होता है। जैसे ही इसको मिलाएंगे ये न्यूट्रल हो जाएगा रिएक्शन, और हमारा जो डंक मारा है वो पेन खत्म हो जाएगा, जो सूजन है खत्म हो जाएगा, जो इचिंग होगा वो भी खत्म हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में कौन अधातु विद्युत के कुचालक हैं, सुचालक हैं? देखिए, एक ऐसा अधातु होता है जिसको मेटल नहीं होता है, ठीक है, उसको वो एक इलेक्ट्रिक का सुचालक होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। नेक्स्ट है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है? क्योंकि उसका उष्मा का सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है, चालक और सुचालक दोनों है, ठीक है। चालक और सुचालक, यहाँ पे देखिए चालक और सुचालक, ये थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ हो गया, इस तरह का ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे चालक और सुचालक दोनों है, यहाँ पे चालक और कुचालक होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग ऑप्शन ए वैलिड करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन माने नहीं मानिए, ठीक है, यहाँ से गलती से हो गया ये चीज। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है? बताना है कौन सी जो धातु है ऑक्सीजन ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है। सोना है, पोटेशियम है, सिल्वर है या लेड है? तो देखिए जैसे ही पोटेशियम पे पानी गिरेगा वो रिएक्शन करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताना है सोडियम को, लिथियम को, कैल्शियम या सभी को। तो ये सोडियम को आसानी से चाकू से आप काट सकते हो, ठीक है। आभूषण बनाने वाले सोना होता है कितने कैरेट का? प्योर अगर कैरेट की बात करें, प्योर कैरेट सोना कितना होता है हमारा? 24 कैरेट का होता है, ठीक है। लेकिन प्योर का बनेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक हो जाएगा, टूट सकता है आसानी से, मुलायम हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा उसमें मिलाया जाता है कोई चीज, तो वो 22 कैरेट का ही बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा के रखा जाता है? वो सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है या सबको रखा जाता है? तो वो सोडियम होता है, क्योंकि बाहर रखेंगे तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कौन सा अधातु कमरे ताप पे द्रव रहता है, ठीक है। देखिए एक जो नॉन मेटल होता है वो कमरे ताप पे वो द्रव रहता है, लिक्विड अवस्था में रहता है, वो क्या होता है? वो ब्रोमीन होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सीसा और टीन, ठीक है, किस चीज का मिश्र धातु, इसको मिश्रण से क्या बनता है? स्टील बनता है, उपधातु गन मेटल बनता है या सोल्डर बनता है? याद रखिएगा, या तो ये पूछ देगा कि सोल्डर जो मिश्र धातु है किन किन चीज को मिश्रण से बना है, तो सीसा, टीन, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, सीसा SbPb हम लोग कहा जाता है, ठीक है, उसके हेल्प पे बनाया जाता है, तो सोल्डर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, धातुओं को पीट कर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु का कौन सा गुण है? कठोरता है, आघात वर्धनीयता है या चालकता है या सक्रियता है? तो उसको आघात वर्धनीयता कहते हैं, मतलब उस पर आघात आप करते जाइए, वो ब्रेक नहीं होगा, वो लमड़ते जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी उसका एक्सपेंड होते जाएगा, वो ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप हैं? हीरा है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है या सभी है? फटाफट आंसर कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो देखिए ये सभी जो है हीरा के अपरूप होते हैं, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है? एल्कोहल किससे बनाया जाता है? मिथेनॉल से, एथेनॉल से, हेक्सेनॉल से या प्रोपेनॉल से? तो ये बनाया जाता है इथेनॉल से, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रबर निम्न में किसका बहुलक है? देखिए आइसोप्रीन, प्रोपीन का, एथिलीन का या एसिटिलीन का? तो सबको पता होगा रबर जो होता है आइसोप्रीन का बहुलक होता है, याद रखना इस चीज को। वायु क्या है? यौगिक है, मिश्रण है, द्रव है, विलयन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायु एक तरह का क्या है? गैसों का मिश्रण होता है, ठीक है, बहुत सारे गैस मिलकर वायु बनाते हैं। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। चतुर्थ अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की? बताना है। जॉन डाल्टन ने, मैरी क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने किया या ये इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जॉन डाल्टन ने किस चीज का खोज किया था? परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। जॉन डाल्टन का हम लोग जो परमाणु सिद्धांत पढ़ते हैं वो जॉन डाल्टन ने ही खोज किया था। मैडम क्यूरी को तो किस चीज का, जो रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है ये। रदरफोर्ड किस चीज का किए थे, ठीक है, पता है सबको। रदरफोर्ड जो किए थे, आविष्कार किसका किए थे? प्रोटॉन का खोज किए थे, ठीक है। आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? तो सबको पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन का ये किए थे जे थॉमसन किए हुए थे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन आज का हम लोग देख लेते हैं। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? जेम्स चैडविक ने किया हुआ था, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आप लोग जेम्स चैडविक कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।